एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके पढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट अपन डिफाइन करेंगे मैकेनिक्स। ये जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज द पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स है क्या वो अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with the study of the branch of physics which deals with the study of the motion of the particle, the study of motion of the particle is called mechanics. मैकेनिक्स के अंदर हम पार्टिकल के मोशन की स्टडी है वो करेंगे। अभी यहाँ पे मैकेनिक्स को फर्दर क्लासिफाई करें तो मैकेनिक्स दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, इसमें अपन कहेंगे स्टडी ऑफ पार्टिकल इन रेस्ट कंडीशन, स्टडी ऑफ पार्टिकल इन रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन में पार्टिकल की स्टडी जिसमें करेंगे उसको स्टैटिक्स कहेंगे। एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक्स। यस, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स क्या डिफरेंस है बेटा? काइनेमेटिक्स किसे कहेंगे? एनी आइडिया? काइनेमेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? एनी आइडिया बेटा? चलो, तो ये जो अपन कह रहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन दैट इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। एंड काइनेमेटिक्स को अपन कहेंगे स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल विदाउट कॉजेस, विदाउट कॉजेस। हम मोशन की स्टडी तो करेंगे बट मोशन के कॉजेस की स्टडी नहीं करेंगे, मोशन किस कारण से होती है वो स्टडी नहीं करेंगे, उसको अपन काइनेमेटिक्स कहेंगे। सेकेंड वन इज डायनेमिक्स दैट इज स्टडी ऑफ motion of particle, motion of the particle with causes। काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी किस कारण से है, एक्सीलरेशन किस कारण से है, वो अपन इसमें स्टडी नहीं करते। ओनली वी स्टडी द मोशन जिसमें अपन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वो फाइंड करेंगे। जबकि डायनामिक्स के अंदर हम पार्टिकल की विथ कॉजेज स्टडी करेंगे। हम ये भी देखेंगे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस फोर्स के इफेक्ट में पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो डायनेमिक्स का अगर अपन पार्ट देखें तो हम ये कह सकते हैं एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है दैट इज द पार्ट ऑफ डायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वर्क, एनर्जी, पावर, all these are part of the dynamics, work, energy, power। second one is kinematics, and kinematics में अपन कह सकते हैं जैसे motion in straight line, motion in a straight line that is the part of kinematics। इसको वन डायमेंशन मोशन भी कह सकते हैं, also called
1D motion या one dimension motion. Second, motion in a plane, that is also a part of kinematics. मोशन इन अ प्लेन, और उसको अपन कहेंगे 2D मोशन या 2 डायमेंशन मोशन. 2 डायमेंशन मोशन. सेकेंड, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन is also the part of 2 डायमेंशन मोशन. अभी हम यहाँ पे हमने डिफाइन किया स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल. तो सबसे फर्स्ट अपन डिफाइन करेंगे मोशन क्या है. कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका क्या मीनिंग है. तो हम क्या कह रहे हैं, अगर कोई पार्टिकल है उसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज होती है तो हम कहेंगे पार्टिकल इज इन मोशन. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इफ द पोजीशन of a particle is varying with respect to time is called with respect to time, then the particle is in motion. If the position of particle is varying with respect to time, then the particle is in motion. दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि जो मोशन है प्योरली फ्रेम डिपेंडेंट है. फ्रेम पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो अपन देखेंगे. तो मोशन इज प्योरली फ्रेम डिपेंडेंट. फ्रेम डिपेंडेंट. अभी फ्रेम डिपेंडेंट कैसे, विदाउट रेफरेंस फ्रेम हम कहेंगे मोशन दैट इज मीनिंगलेस टर्म है. कैसे, एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं. सपोज ये अपने पास एक ये कार अपन कह रहे कि मोशन कर रही है, और ये एक ट्री है. अगर अपन कह रहे कि इस कार से इस ट्री को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कार के रेस्पेक्ट में ट्री क्या होगा, मोशन में रहेगा. दूसरा अपन कह रहे कि ये एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ट्री क्या होगा, रेस्ट में. बट कार के रेस्पेक्ट में ट्री क्या होगा, मोशन में. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब मैं फ्रेम कार को एज ए फ्रेम एज्यूम करता हूँ तो ट्री मोशन में है, और अगर हम ग्राउंड को एज ए फ्रेम ऑब्जर्व करेंगे तो ट्री रेस्ट में है. तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू कार द ट्री इज इन मोशन एंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है जो रेस्ट में है. ये जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है. विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इट इज इन रेस्ट. ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ट्री रेस्ट में है, और कार के रेस्पेक्ट में अपन कह रहे कि ट्री मोशन में. जैसे हम बस में कहीं जाते हैं तो बस के रेस्पेक्ट में हम साइड में जो ट्री होते हैं उनको देखेंगे तो वो सभी पीछे की तरफ रन करते हुए अपने को दिखते हैं. दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रेम. जब फ्रेम कार है तो हमने कहा ट्री मोशन में है, और जब फ्रेम ग्राउंड है, अर्थ है, तो अपन कह रहे कि ट्री है वो रेस्ट में है. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो मोशन है दैट इज द प्योरली फ्रेम डिपेंडेंट. विदाउट फ्रेम मोशन एंड रेस्ट इज मीनिंगलेस टर्म. अगर हम फ्रेम नहीं लेंगे, रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, तो रेस्ट और मोशन का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है. तो वी कैन से हियर if the position
if the of the particle position of the particle does not vary with respect to time, then the particle is called in rest. पार्टिकल रेस्ट में होगा। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे पार्टिकल रेस्ट में है। अभी अपन कह रहे कि मोशन में सबसे फर्स्ट अपन जैसे मोशन इन वन डायमेंशन की बात करें तो हम यहाँ पर कह रहे वन डायमेंशन मोशन को अगर डिफाइन करें, वन डायमेंशन मोशन, और वन डायमेंशन मोशन को ही अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशन मोशन दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अभी वन डायमेंशन मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन की अगर अपन बात करेंगे तो हम कह रहे इफ only one coordinate if only one coordinate is varying with respect to time, only one coordinate is varying with respect to time, then the motion is called one dimension motion। और इसका एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल motion of a car on a straight path, that is the example of one dimension motion, motion of the car in a straight line, in a straight line, motion of a car in a straight line is the example of one dimension motion। सेकेंड अपन बात करेंगे टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन। एंड टू डायमेंशन मोशन या हम कह सकते हैं मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। तो ये हम कह सकते हैं if two coordinates if two coordinates is varying with respect to time, two coordinates is varying with respect to time, then the motion is called two dimension motion, or we can say motion in a plane। और इसका एग्जाम्पल अपन देखें तो हम ये कह सकते हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पर थ्रो कर रहे हैं और थीटा इज बिटवीन 0 to 90, थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, तब अपन कह रहे कि मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दैट इज द पार्ट ऑफ टू डायमेंशन मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द पार्ट ऑफ टू डायमेंशन मोशन, जो थर्ड चैप्टर में अपन डिटेल स्टडी करेंगे इसकी। एंड फोर्थ वन सर्कुलर मोशन, that is also a part of two dimension motion। थर्ड वन हम कहेंगे थ्री डायमेंशन मोशन। थ्री डायमेंशन मोशन को सिंपल इंफॉर्मेशन के तौर पे अपन याद रखते हैं, कोई ऐसा स्टैंडर्ड मोशन है नहीं है तो उसको अपन डिटेल स्टडी नहीं करते। थ्री डायमेंशन मोशन या मोशन इन स्पेस कह सकते हैं, मोशन इन स्पेस।
और इसको अपन कहेंगे F3 coordinates. Three coordinates are varying with respect to time. Then the motion, if three coordinates are varying with respect to time, then the motion of the particle is called three dimension. Three dimension. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन कह सकते हैं द मोशन ऑफ द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की मोशन स्पेस के अंदर होती है, तो एट ए टाइम तीनों कोऑर्डिनेट अपन कह रहे कि वैरी करेंगे, इसलिए उसको अपन थ्री डायमेंशन मोशन कह सकते हैं। तो थ्री डायमेंशन दैट इज एग्जाम्पल इज मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई। अभी हम यहाँ पे एक टर्म बार बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज पार्टिकल। तो हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पार्टिकल को डिफाइन करें तो व्हाट इज द पार्टिकल, कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? अगर आपको पूछ, इफ द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल, डायमेंशन का मतलब साइज है, नेग्लिजिबल कंपेरेटिव टू द डिस्टेंस ट्रैवल, the distance travel, then the object is called a particle. That means we can say अगर एक ट्रेन मोशन कर रही है और ट्रेन 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो 100 किलोमीटर की कंपैरेटिव ट्रेन की साइज को अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। दैट मीन्स ट्रेन को भी अपन एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक कार अगर अपन कह रहे कि मोशन कर रही है, तो डिस्टेंस ट्रैवल की कंपैरेटिव कार की साइज, उसकी डायमेंशन नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो कार को भी अपन एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे अपन कह रहे कि कार है, वो भी एक पार्टिकल हो सकता है, एक ट्रेन है, Sir, उसको भी हम, यस, what if a car travels for like 5 meters? 5 मीटर इन जनरल अपन कह रहे कि हम अगर 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो हम कार को पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, फिर उसकी साइज को अपन एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल जो है उसकी कंपेरेटिव साइज नेग्लिजिबल है, तो हम उसको पार्टिकल की ट्रीट करेंगे, पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर की कंपेरेटिव साइज की कार की साइज 2 मीटर होता है, तो उसको नेग्लिजिबल कंपेयर नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल नहीं ले सकते, तो उस केस में अपन कार को पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे Okay, अर्थ sir. अर्थ सन के सराउंडिंग रिवॉल्विंग मोशन करता है, तो अर्थ को भी हम एज ए पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ का जो ऑर्बिटल पाथ है उसकी कंपेरेटिव जो अर्थ की साइज है वो नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सन के सराउंडिंग जब रिवॉल्व करेगा तो उस पाथ की कंपेरेटिव अर्थ की साइज को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो अर्थ को भी हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर? वहां पे जैसे अपन कह रहे कि कार इज मूविंग 100 किलोमीटर, तो उस केस में अपन कार को एक पॉइंट पार्टिकल की तरह ही ट्रीट करेंगे, वहां पर उसका जो डिस्टेंस है उसको, उसकी साइज को अपन नेग्लिजिबल मान के ही चलेंगे। एक ट्रेन अगर 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो ट्रेन को अपन पॉइंट पार्टिकल की मान के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक ट्रेन है उसको भी अपन पार्टिकल मान सकते हैं, द अर्थ है उसको भी अपन एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट अपन पोजीशन को डिफाइन करेंगे। पोजीशन,
पोजीशन को अपन डिफाइन कर सकते हैं, द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल measured with respect to some reference point, with respect to some reference point is called position. The location of the particle measured with respect to the some reference point is called position. Position है that is the vector quantity. Position is a vector quantity, और वेक्टर है तो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर अपन कह रहे कि जैसे एक पार्टिकल हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जैसे अपन कह रहे कि एक रेफरेंस पॉइंट अपने ओ ले लिया, और ओ की कंपेरेटिव एक पार्टिकल जैसे ए पॉइंट पर है, ये पॉइंट ए है और उसकी जो डिस्टेंस है ओ से वो 2 मीटर है. ये जैसे अपन कह रहे कि x1 उसकी पोजीशन है और x1 इक्वल्स टू 3 मीटर के इक्वल है. तो यहाँ पे x1 इक्वल्स टू 3 मीटर, क्योंकि ये हम पॉजिटिव ले रहे हैं x, ये पॉजिटिव x है तो ये नेगेटिव x होगा. अगर अपन कह रहे हैं कि इसी के अंदर सेम रेफरेंस पॉइंट सेम O है, अभी अपन कह रहे कि पार्टिकल इस B पॉइंट पर है और इस B पॉइंट की पोजीशन है वो सपोज x2 है और x2 इक्वल्स टू अपन कह रहे कि -2 के इक्वल है. क्योंकि ये डायरेक्शन नेगेटिव है तो हम कहेंगे O पॉइंट के रेस्पेक्ट में B की पोजीशन -2 मीटर है और A की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू O +3 मीटर के इक्वल है. तो x1 +3 मीटर हो गया और x2 जो है वो -2 मीटर के इक्वल होगा. तो इसलिए हमने कहा कि पोजीशन इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और पोजीशन होता है द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. अभी अपन कह रहे कि पोजीशन इन जनरल मेजर करने के लिए हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और हम जो अपने सिलेबस में यूज करते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये जैसे y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया. मतलब स्पेस के अंदर हमें कोई पॉइंट है उसकी पोजीशन अगर लोकेट करना है तो 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगा. और 3 कोऑर्डिनेट ये जैसे अपन कह रहे कि एक पॉइंट P है तो इस P पॉइंट इसकी इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन लोकेट करना है तो इसके 3 कोऑर्डिनेट है x, y, z. ये अपन कह रहे कि 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी. अभी देखो पोजीशन कैसे अपन लोकेट करते हैं. तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. सपोज बेटा अपन कह रहे कि मुझे इस पॉइंट पर
पहुंचना है। इस पॉइंट का अपन कह रहे कि कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करना है। ये जो क्यूब है उसकी साइड लेंथ ए के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि इसकी साइड लेंथ ए के इक्वल है और मुझे ए पॉइंट पर अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। तो फर्स्ट अपन कहेंगे कि हम एक्स डायरेक्शन में ए डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहले एक्स डायरेक्शन में ए डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में ए डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर अपन कह रहे कि जेड डायरेक्शन में ए डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि पहले मैं एक्स में ए ट्रैवल किया, फिर वाई में ए ट्रैवल किया और फिर जेड में ए ट्रैवल किया। तो जो ए ओ पॉइंट जो पॉइंट पी है उस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, ए कॉमा ए कॉमा ए। तब जाके अपन इस पी पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो जो पी का एड्रेस कह सकते हैं या पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ए के इक्वल होगा। तो स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। in space to locate the position of a point we required in space to locate the position of a point we required three coordinates x, y, z। ये अपन कह रहे कि स्पेस में कुछ इस टाइप से कोई पॉइंट अगर उसकी पोजीशन लोकेट करना है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। The reference taken for study of motion or rest condition is called frame of reference. Frame of reference. The reference taken for study of motion or rest condition is called frame of reference. जैसे अपन कह रहे कि हम कोई पार्टिकल की पोजीशन लोकेट करना है तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज अ फ्रेम होगा। जैसे हमने कहा था कि कार के रेस्पेक्ट में ट्री मोशन में है, तो एक फ्रेम अपने कार को लिया, दूसरा फ्रेम हमने कहा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्री रेस्ट में है, तो दूसरी फ्रेम ग्राउंड लिया। तो जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अपन किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करेंगे उसको अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अभी जब अपन आगे पढ़ेंगे डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे फ्रेम जो है रेफरेंस फ्रेम है उसको दो टाइप से अपन क्लासिफाई करेंगे, एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो वो अपन जब डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिस्क्राइब करेंगे, अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम डिफाइन नहीं कर रहे। अभी सेकेंड पैरामीटर्स में अपन देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इस दोनों को अपन कंबाइंडली डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं डिस्टेंस। यस, डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, एनी आइडिया? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ is called distance। जैसे अपन कह रहे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, एक पार्टिकल ए से बी कुछ इस पाथ से होता हुआ जा रहा है, तो हम कहेंगे इस पाथ की जो टोटल लेंथ है वो डिस्टेंस ट्रैवल होगा। डिस्टेंस
नेवर बी नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव और जीरो। अगर पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है तो जीरो होगा, अदरवाइज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, it never be negative, it never be negative। डिस्टेंस बेटा वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? Scalar. Scalar. स्केलर। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी है। बोलो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगा? Meters. Meter. मीटर। और उसकी अगर सीजीएस यूनिट देखें तो सीजीएस यूनिट क्या होगा? Centimeter. सेंटीमीटर। तो सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर एंड एसआई यूनिट मीटर के इक्वल है। अगर डायमेंशन पूछा जाए तो डायमेंशन क्या होगा? बोलो बेटा डायमेंशन क्या होगा? L. m0 l1 t0, that is the dimension formula। yes, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? So the shortest path length covered. yes, हम कह रहे कि जैसे एक पॉइंट ए है और ए से ये बी पॉइंट पर दो डिफरेंट पाथ से होते हुए जा रहे हैं। ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। तो जो पाथ 2 है दैट shows the displacement, that is called displacement। पाथ 2 वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the final point and the initial point। The shortest distance between final point and the initial point is called displacement। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर? Vector. वेक्टर। तो ये हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो हम कह सकते हैं इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर अपन बात करें द रेशियो ऑफ डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है, या हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें या एसआई यूनिट की बात करें फर्स्ट, तो इसका भी एसआई यूनिट मीटर है। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर है। और डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो डायमेंशन m0 l1 t0 के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट है। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज इक्वल या ग्रेटर होगा, उससे लेस कभी भी नहीं हो सकता। अभी इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन देखेंगे। दूसरा है
और अपनी को पूछा गया है कि फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल कितना है वो फाइंड करना एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना है वो फाइंड करना। फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड करना है एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। पाई आर जो सेमी सर्कमफेरेंस है दैट विल बी डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r. 2r। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट 2r है और डिस्टेंस पाई आर है। यस सेकेंड केस में अपन कह रहे कि जो पर्सन ए है वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है और हमें पूछा गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है। बोलो डिस्टेंस कितना है 2 pi r. pi r. 2 पाई आर। गुड। एंड डिस्प्लेसमेंट 0. 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। पोजीशन मीटर के अंदर है यहाँ पे -10 -20 और -30 के इक्वल है। ये जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल ओ से मोशन स्टार्ट कर रहा है। पहले अपन कह रहे कि वो इधर जा रहा है फिर वापस रिटर्न होके 20 तक आ रहा है। ये ओ से मोशन स्टार्ट कर रहा है और ओ से ये ए तक जा रहा है और ए से फाइनली वो बी तक आ रहा है और अपने को पूछा गया है फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना है वो अपने को फाइंड करना है। बोलो बेटा डिस्टेंस कितना होगा Sir, 80 meters. 80 meter. यस 80 मीटर। टोटल पाथ लेंथ मतलब ओ से 30 मीटर ए से ओ फर्दर 30 मीटर और ओ से बी 20 मीटर तो ये अपने को 80 मीटर डिस्टेंस मिला। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा Negative Minus 20 meter. -20 मीटर। गुड। फाइनल पोजीशन -20 इनिशियल 0 तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं -20 मीटर। अभी देखो इस तीनों केस में अपने फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट 0 था और थर्ड केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मिला। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव नेगेटिव और 0 और इन तीनों केस में अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता हूँ तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है। वन मोर एग्जांपल ये जैसे अपन कह रहे कि एक व्हील है और ये जो व्हील है वो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है इस टाइप से प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। व्हील ऑफ रेडियस आर है ये रेडियस आर है और प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है इस टाइप से। अभी अपन कह रहे कि इसकी व्हील के बॉटम पर ये अपन कह रहे कि बॉटम पर एक पॉइंट पी है और आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन हमें इस पी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना है। आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन ये पी पॉइंट है वो यहाँ पे पहुंचेगा तो इस पी की पोजीशन क्या होगा सॉरी पी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कितना है वो अपने को फाइंड करना है। ये टी इक्वल्स टू 0 पर है और ये टी इक्वल्स टू टी टाइम पर आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन व्हील की पोजीशन आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन और हाफ रिवोल्यूशन के बाद में व्हील यहाँ से इधर आ रहा है
तो अपने को पूछा गया फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, और सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी क्या है वो अपने को फाइंड करना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये अपने को फाइंड करना। क्या होगा, डिस्टेंस इज पाई आर R एंड root of S कितना square. R into root of 4 plus pi square. गुड बेटा। देखो अपन कह रहे कि जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इनिशियल और फाइनल ये अपने को डिस्टेंस फाइंड करना। और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस 2r है, ये पाई आर के इक्वल होगा, और ये डिस्टेंस तो ये हाइपोटेनियस हो गया, अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपने को मिला r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपने को मिला r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल होगा। A particle travels 20 meter due north, then 30 meter due east, and then 30 to 2 meter southwest. Then find the final displacement of the particle. Then find the displacement of the particle. 2 के इक्वल होगा। ये जो डिस्टेंस है वो 30√2 के इक्वल होगा। ये 30 तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा, 30√2। अभी देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ओ पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट अपने को ये मिला, ये पॉइंट सपोज पी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे अपन कह रहे ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट ओ हो गया, फाइनल पॉइंट पी हो गया। तो ये डिस्टेंस अपने को कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस 20 मीटर है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर। तो अभी अपने को ये मिला कि 10 मीटर के इक्वल है, क्योंकि ये डिस्टेंस 20 मीटर है, टोटल 30 मीटर के इक्वल है, और डायरेक्शन कहाँ पर है, वेस्ट में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दैट विल बी 10 मीटर वेस्ट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 मीटर वेस्ट, दैट इज द आंसर। जा रही है डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर पर, और हमें पूछा गया है कि फाइंड फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेकेंड द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल by the minimum distance traveled by the ant to reach the point A from the point O। ये क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम ये जैसे पॉइंट O है, O और A पॉइंट के बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और वो फाइंड करने के लिए पहले मैंने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ये डिस्टेंस कितना होगा, √2a हो गया, और ये a है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, अंडर रूट √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू √3a। तो यहाँ से अपने को मिला डिस्प्लेसमेंट √3a के इक्वल होगा।
अभी दूसरा पूछा गया द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एंड टू रीच द पॉइंट ए फ्रॉम ओ। शॉर्टेस्ट, Sir, यस। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एंड टू रीच द पॉइंट ए फ्रॉम ओ, दैट विल बी रूट 5a। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअली स्पीड को हम लिख सकते हैं इन जनरल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड है, स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड नेवर बी नेगेटिव, स्पीड नेवर बी नेगेटिव। इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला m0l1 t-1 के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि स्पीड में अपन सबसे फर्स्ट डिफाइन करेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और उसको अपन इस टाइप से एवरेज स्पीड डिनोट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन मतलब हम कह सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। टोटल पाथ लेंथ को डेल्टा एस से डिनोट कर रहे हैं, तो ये एवरेज स्पीड अपने को मिला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के इक्वल हो। अभी एवरेज स्पीड के बाद में हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नेक्स्ट जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड क्या है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। द स्पीड of the particle, speed of the particle at any instant, at any instant is called instantaneous speed, instantaneous speed। अभी देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे एवरेज स्पीड है वो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के इक्वल है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन डेल्टा एस आल्सो टेंड्स टू जीरो होगा। हम कह रहे हैं कि टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है तो जो डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ है वो भी वेरी स्मॉल होगा। तो उस केस में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एवरेज ऑफ वी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और जब हम एवरेज है लिमिट लगाएंगे तो हमने डिफरेंशिएशन में देखा था क्या हो जाता है इंस्टेंटेनियस, और डेल्टा एस को हम डी एस लिख सकते हैं और डेल्टा टी को डी टी लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस अगर टाइम का फंक्शन गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू देगा। तो हम ये कह सकते हैं द फर्स्ट डेरिवेटिव, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस, first derivative of the distance gives the instantaneous speed, instantaneous speed। First derivative of the distance gives the instantaneous speed। Distance time curve,
the slope of distance time curve gives the value of speed. इसमें अपन कहेंगे the slope of tangent या the slope of chord gives average speed. अगर हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो हम दो पॉइंट को मिलाने वाला कॉर्ड है उसका स्लोप फाइंड करेंगे. अगर द स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड. Slope of tangent gives instantaneous speed and slope of chord gives average speed. For example, जैसे अपन कह रहे कि डिस्टेंस टाइम कर्व गिवन है, कुछ इस टाइप से अपन कह रहे कि डिस्टेंस टाइम कर्व गिवन है और हमें इस दो पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे. दोनों पॉइंट को मिलाने वाला कॉर्ड ड्रॉ कर दिया और जो कॉर्ड का स्लोप है मतलब हम कहेंगे tan थीटा वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा. और अगर अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, इस टाइप से अपन कह रहे कि इसका ग्राफ अपने को दिया हुआ है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें स्पीड फाइंड करना है, तो हम इस पॉइंट से पास होती हुई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू देगा. tan थीटा v होगा और वो ds/dt होगा. तो सेकेंड केस में टेंजेंट का स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा एंड कॉर्ड का स्लोप का मतलब tan थीटा, वो हमें एवरेज स्पीड के वैल्यू देगा. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट अपन कहेंगे द एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व. The area under speed time curve gives the distance. अगर VT कर्व दिया हुआ है और उसका एरिया अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें डिस्टेंस के वैल्यू देगा. The area under speed time curve gives distance. स्पीड टाइम कर्व का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस के वैल्यू देगा. और डिस्टेंस कैसे बेटा, तो अपन कह सकते हैं कि जो s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt होता है और वो बेसिकली डिस्टेंस के इक्वल होगा. इसमें एक थर्ड पॉइंट और अपन देखेंगे और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, बोलो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या देता है, एनी आइडिया? Acceleration. नो बेटा, टेंजेंशियल No, एक्सीलरेशन. that's रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है दैट गिव्स एक्सीलरेशन. तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड गिव्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो हमें क्या देगा, तो हम इसको लिखते हैं d/dt ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v और वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के इक्वल होगा. जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो वहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं.